हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्लीट नॉलेज। आज हम यूपीपीसीएल PG2 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे। पिछले साल 28 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था उसके हम कुछ लगभग 10-15 क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी वीडियो में। आप वीडियो पॉज करके उसको देख सकते हैं, बट जो मैं इसमें लिखूंगा नोट्स वो कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा। इस बुक के कुछ नोट्स और जो मेरे पॉइंट्स होंगे वो मैं इसमें लिखूंगा। जिन भाइयों के पास ये बुक नहीं है या फिर जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको बुक नहीं मिल पा रही होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे होंगे, तो उनके लिए या हर किसी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में जो 28 मार्च को पेपर आया था उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। किस प्रकार का डायोड एक विशेष धारा में वोल्टता को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है हमारा सीमॉस, सेकंड ऑप्शन है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड, थर्ड है हमारा जेनर डायोड और फोर्थ है हमारा शॉटकी डायोड। तो जो इसका आंसर है वो हमारा जेनर डायोड है। तो बेसिकली जेनर डायोड क्या करता है? जेनर डायोड एक हाई डोपिंग सेमीकंडक्टर है जो करंट को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में फ्लो करने को अलाउ करता है मतलब। और ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है। तो इसमें कुछ ये 3 पॉइंट्स हैं प्लस एक इनका जो सिंबल है वो मैं बना ही दे रहा हूँ। और जो इसमें जो ऑप्शंस हैं बाकी तीनों ऑप्शंस उनको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका जो हमारा आंसर है वो हमारा ऑप्शन हमारा सी है, जेनर डायोड। ठीक है, जो तो ये क्या है? हाई डोपिंग सेमीकंडक्टर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। डोपिंग क्या होता है? जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो जो बहुत कम है, ठीक है, तो उसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं जिसको हम डोपिंग कहते हैं। तो जब डोपिंग ऐड हो जाती है तो उसके बाद वो इम्प्योर या फिर हम कह सकते हैं एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। तो जेनर डायोड उसी कैटेगरी का एक डायोड है। ये क्या करता है? ये हमारा अलाउज द आई करंट को डिनोट कर दे रहा हूं स्मॉल से, अलाउज द करंट टू फ्लो इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स्ड डायरेक्शन। एंड इसका जो यूज है, यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर। इसके सिंबल की बात करें तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, या फिर हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है ये हमारा एनोड कहलाता है, ये वाला पार्ट हमारा कैथोड। ये वाला जो पार्ट है हमारा ट्रायंगल या हम कह सकते हैं एक ही शेप में है, तो इसको याद करने का ट्रिक है, हम एनोड कह लेंगे, इसको हम कह लेंगे कैथोड। तो अब जो बाकी बचे ऑप्शंस जो थे हमारे, ये तो हमारा आंसर हो गया मेन, ठीक है। जो बाकी बचे ऑप्शंस हैं हमारे वो हमारा सीमॉस की जो फुल फॉर्म है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या हिंदी में हम कहेंगे संपूरक धातु ऑक्साइड अर्धचालक। इसका यूज हम आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर हम कह सकते हैं मेमोरी चिप्स, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए था।
अब हमारा जो ऑप्शन बी है हमारा एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, ये बेसिकली लाइट को एमिट करता है जब हम करंट ट्रांसफर करते हैं इसमें। ये हर किसी ने देखा होगा, हर किसी ने दिवाली पे अपने घर में लगाया होगा। जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये शो करता है एमिट होना। एमिट मतलब निकाल देना, लाइट को मतलब प्रदर्शित करता है, मतलब करंट जब फ्लो कराते हैं। हमारा जो डी ऑप्शन है हमारा, वो हमारा शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड का सिंबल कुछ इस तरह है। या आई गेस इस तरह है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रति कला कुंडलियों की संख्या क्या होती है। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं हमारा। इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज आर। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ फेज पर नंबर ऑफ पोल्स। दूसरा हमारा नंबर ऑफ कॉइल्स पर नंबर ऑफ फेज। तीसरा हमारा नंबर ऑफ फेज पर नंबर ऑफ कॉइल्स। फोर्थ है हमारा नंबर ऑफ कॉइल्स पर नंबर ऑफ पोल्स। तो जो इसका आंसर है वो इसके क्वेश्चंस में ही है कि हमें पूछा है कि नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज। तो ऑप्शन हमारा जो है नंबर टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेज। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने हेतु किस नियम का प्रयोग किया जाता है। विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द फोर्स डायरेक्शन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा लेंज लॉ। सेकंड है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थर्ड है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फोर्थ ऑप्शन हमारा फैराडेज सेकंड लॉ। ओके, तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा फैराडेज लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ऑप्शन बी। आई एम सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, जो हमारी जो थंब होता है, थंब मिड फिंगर और सॉरी इंडेक्स फिंगर और मिड फिंगर, ये तीनों हमारी परपेंडिकुलर रहती हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। जो हमारे जो थंब है वो हमारा फोर्स या फिर मोशन को, कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ये हमारा करंट बताता है। ओके, जो हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो भी सिमिलर है। यहाँ पे मोशन को बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इंड्यूस करंट। बट डिफरेंस मेनली ये है, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो हमारा मोटर में यूज होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमारा जनरेटर में यूज होता है। अब इनको याद करने का छोटा सा और बहुत बेसिक सा ट्रिक है, वो शायद आपको भी पता हो। सबसे हम क्या करते हैं, FMC। ठीक है, थंब हमारा पहले आया। ठीक है, तो फोर्स, इसको हम फादर से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड है ना, मदर से याद कर सकते हैं। और हमारा करंट, जिसको हम चाइल्ड से याद कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो बी से होता है, बट याद करने के लिए ये एक इजी वे है। और लेफ्ट हैंड हम ये कैसे याद करें कि मोटर के लिए हम लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं या राइट हैंड, तो बेसिक बहुत सिंपल सा बेसिक इसमें भी रूल है। तो हमें MLA याद रखना है, MLA। ठीक है, M से मतलब मोटर, मोटर्स। ठीक है, L से फिर लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है RCCB का विस्तृत रूप क्या है, मतलब बेसिकली फुल फॉर्म पूछिए RCCB की। फोर्थ क्वेश्चन,
RCCB, इसका जो फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन डी, ओके, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये CKT शॉर्ट फॉर्म है सर्किट ब्रेकर, सर्किट की, ठीक है। तो आरसीसीबी क्या है, सेंसिंग सर्किट ब्रेकर है। ये जो बहुत स्मॉल अमाउंट में जो करंट लीकेज होता है उसको सेंस कर लेती है। रेसिडुअल का मतलब भी हमारा बहुत स्मॉल से, मतलब छोटे से है। तो ये आरसीसीबी जो है हमारा जो लीकेज करंट है उसको सेंस कर लेती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इन डीमेरिट्स ऑफ कंसेंट्रिक वाइंडिंग। पहला ऑप्शन जो है हमारा इजी टू वाइंड एज देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ कॉइल्स, ठीक है। सेकंड है हमारा स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द कॉइल इन द स्लॉट्स। थर्ड है हमारा वाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग। फोर्थ हमारा इजी टू मेक द एंड कनेक्शन। फिफ्थ का जो आंसर है वो हमारा बी है, बी ऑप्शन। required to insert concentric binding। और आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा कि कंसेंट्रिक बाइंडिंग किस तरह के शो होती है। तो 6 क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिख ही रहा होगा। इसमें पूछा है विच इज यूज फॉर कंट्रोलिंग फ्लड एंड एक्सेस वाटर एस्केप सेफली फ्रॉम द रिजर्वायर इन द हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो इसके कई बार ऐसा होता है फ्लड या फिर एक्सेस वाटर रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाता है जो डैम के लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल नहीं होता। तो इसलिए जो एक्सेस वाटर होता है या फ्लड का हो गया या फिर जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर जो जमा हो जाता है उसको हम स्लिप वे के थ्रू मतलब बाहर निकाल देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है हमारा स्लिप वे। इसका करेक्ट आंसर स्लिप वे है। सेवेंथ क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। ट्रांसफर के ब्रीदर में सिलिका जेल का क्या कार्य होता है, ठीक है। बेसिकली जो ट्रांसफर में जो सिलिका जेल होती है वो क्या यूज होता है उसका, सिलिका जेल जो मॉइस्चर होता है जो एयर में वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सिलिका जेल ब्लू कलर की होती है और जब एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो हल्की सी मतलब पिंकिश या फिर व्हाइटिश कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है और दोबारा इसको यूज करने के लिए सिलिका जेल को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसको धूप में रखा जाता है, वो फिर से अपना पर्पल रंग में आ जाती है। इसमें जो ऑप्शन बी है हवा द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये एब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी ड्यू टू एयर। 8th क्वेश्चन हमने पूछा इसमें, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली जो आंसर है स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑटो ट्रांसफार्मर। उसके थोड़े से कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 8th में जो हमारा जो छोटा ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली एक स्मॉल, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। जो सेकंड हमारा बूस्ट ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है वोल्टेज को बूस्ट कर देता है, इंक्रीज करता है जहाँ पे नीड होती है। थर्ड हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में इसमें सिंगल कॉइल होती है। जैसे हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है हमारे उसमें 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन इसमें सिंगल कॉइल होती है। और यहाँ पे जो ऑटो है इसका मतलब ऑटोमेटिक से नहीं है, यहाँ पे ऑटो का मतलब ही सिंगल है हमारा, मतलब सिंगल, ओके। और जो हमारा डी ऑप्शन है मतलब करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली
करंट को मेजर करता है। आगे पीछे हो गया, इसको यहां लगा लेना। मेजर करंट इन अनदर सर्किट, किसी दूसरे सर्किट में जो हमारा करंट ट्रांसफर होता है वो उसको करंट को मेजर करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ स्वयं को उत्पन्न करने वाला बल पर विरोध बल स्थापित करता है। ये किसकी परिभाषा है? मैग्नेटिक इंडक्शन के जो फैराडे का लॉ है वो ये बताते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं, तो जो इंड्यूस्ड हुआ वो अपनी जो कॉज होती है उसी को अपोज करता है, यानी अपोज द रेट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इसका जो आंसर है हमारा वो हमारा डी है, लेंस लॉ। तो लेंस का नियम, इसका आंसर हमारा डी, लेंस लॉ। जो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या करता है, अपने कॉज को अपोज करता है। ये हमारा नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है ये अपोजिशन दिखा रहा है। क्या किस वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है? जब हम फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसी को अपोज करता है। तो ये हमारा लेंस लॉ बताता है। अब हम अपने चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द पोल कोर्स एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट ऑफ द मशीन? पहला ऑप्शन हमारा आर्मेचर कोर, दूसरा है योक, तीसरा है पोल कोर, चौथा है शाफ्ट। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी सही है, योक। ये हमारा कास्ट आयरन से बना होता है। हम बात करें हमारे 11th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके सापेक्ष में, उसके रिलेटिव में जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा घटेगा, ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है उसमें हमारा वो हमारा कार्बन, सेकंड ऑप्शन है टिन, तीसरा ऑप्शन है पीतल, चौथा ऑप्शन है तांबा यानी टिन, ब्रोंज, कॉपर, ये तीनों मेटल हैं और जो हमारा कार्बन है वो नॉन मेटल है। तो हम इसका जो आंसर है वो है हमारा ए। तो कार्बन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लेते हैं। जो कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है 6 और जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा होता है 4। यानी कि बाकी जो हमारा टिन है, ब्रोंज है, मेटल है, ये हमारे मेटल हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनता है। यहाँ पे हमारा हो गया टेम्परेचर, यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, जो मेटल होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है और जो इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर होते हैं वो कुछ इस तरह बनता है। नॉन मेटल या फिर इंसुलेटर, ये हमारा होता है हमारा सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है थोड़ा, इसमें जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मेटेलिक पार्ट होगा, मेटल या फिर जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, और जो इंसुलेटर हो गया या फिर सेमीकंडक्टर हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका रेजिस्टेंस जो है वो घटता है। तो इसको हम एक ठीक है टेबल बनाना है, छोटी सी टेबल। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, या फिर अगर मान लो टेम्परेचर हमारा घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेम इसमें रहता है। अब हम बात करते हैं हमारे
क्वेश्चन नंबर 12 की आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा अर्थ परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण, फिर हमारा तीसरा खुला परिपथ परीक्षण, चौथा हमारा निरंतरता परीक्षण। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी ओपन सर्किट टेस्ट या फिर खुला परीक्षण परिपथ, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सी ओपन सर्किट टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम जो हमारा जो आयरन लॉस होता है ये हम कह सकते हैं कोर लॉस। इस टेस्ट से हम आयरन लॉस और कॉपर लॉस को फाइंड कर सकते हैं, फिर इसकी वैल्यू जो डिटरमाइंड कितनी है वो हम पता लगा सकते हैं। और जो हमारा तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम कॉपर लॉस को डिटरमाइन कर सकते हैं। आयरन लॉस जो हमारा होता है वो कोर में होता है। ठीक है, कॉपर लॉस जो हमारा होता है जो कॉइल्स में होता है। ठीक है, E फॉर कॉपर, C फॉर कॉइल्स। ठीक है, यहाँ पे कोर तो वैसे भी नेम इंडिकेट कर रहा है कि कोर लॉस कोर में होंगे। ठीक है, बाकी जो हमारा हम चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। द इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हमारा रोटेटिंग इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, घूर्णी प्रेरित EMF। दूसरा हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF यानी गतिक रूप से प्रेरित EMF। तीसरा हमारा ऑप्शनल इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, यानी वैकल्पिक प्रेरित EMF। चौथा है हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF यानी स्थैतिक रूप से प्रेरित EMF। तो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें भी जो हमारा आंसर है वो हमारे क्वेश्चन में छिपा हुआ है। इसमें लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति के कारण या फिर मोमेंट ऑफ कंडक्टर, अगर कोई चीज मोमेंट कर रही है तो हमारी वो डायनेमिक कहलाती है। उसमें ऑप्शन में भी दे रखा है गतिक रूप से, ओके, या डायनेमिकली। तो इसका जो आंसर है हमारा वो हमारा बी हो जाएगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Which of the following does not affect the earth resistivity connected in a transmission system? Okay, पहला ऑप्शन हमारा सॉइल रेसिस्टिविटी, मृदा प्रतिरोधकता। बी ऑप्शन हमारा डिसॉल्व सॉल्ट, घुला हुआ नमक। तीसरा ऑप्शन हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। चौथा हमारा मॉइस्चर। तो जो हमारा जो अर्थ रेजिस्टर है, रेसिस्टिविटी है अर्थ की, वो हमारा सॉइल रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, डिसॉल्व सॉल्ट पे डिपेंड करेगा और मॉइस्चर पे भी, क्योंकि हमें अर्थिंग हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि लो रेजिस्टेंस पाथ बने। तो लो रेजिस्टेंस पाथ तब बनेगा जब हमारे जो अर्थ में मॉइस्चर होगा। ठीक है, या फिर जब उसमें सॉल्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि सॉल्ट मॉइस्चर को बहुत जल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और सॉइल रेसिस्टिविटी, सॉइल की रेसिस्टिविटी कैसी है ये भी डिपेंड करती है हमारी अर्थिंग पे। तो जो इसका ऑप्शन है सी, लाइटनिंग अरेस्टर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सी। लाइटनिंग अरेस्टर, सॉरी, जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं लाइटनिंग अरेस्टर हमारा जो ओवर वोल्टेज या फिर हमारे जो लाइटनिंग वोल्टेज होते हैं, सॉरी, लाइटनिंग वोल्टेज ही जो होता है वो ओवर वोल्टेज हमारा होता है। ठीक है, एक्सेस जो वोल्टेज होता है लाइटनिंग के थ्रू या फिर ओवर वोल्टेज, उससे हमारा लाइटनिंग अरेस्टर हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जो गैपलेस जिंक ऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, ये भी बेसिक एक अर्थिंग का काम करता है। तो जो हमारी जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है हमें घरों में, बिल्डिंग्स में, वो हमारे बिल्डिंग्स में ना होके इन अरेस्टर्स में ये इसको अरेस्ट कर लेते हैं, लाइटनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो हमारा अर्थिंग होता है वायर, उसके थ्रू या फिर किसी और जो हमारा हमने कर रखी होती है व्यवस्था, उसके थ्रू हमारे अर्थ में एक्स्ट्रा वोल्टेज जो होता है, ओवर वोल्टेज, उसको वहाँ पे
फ्लो करा देता है। ठीक है, जो 15th क्वेश्चन है और जो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का वो हमारा ये है कि बहुत सिंपल है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आरएमएस में, ठीक है, तो एसी करंट ना, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू आई मैक्स अपॉन √2, जिसकी वैल्यू होती है 0.707 आई मैक्स। ये हम कहेंगे वी आर एम एस होता है, वी आर एम एस होता है वो वी मैक्स, वो वी मैक्स अपॉन √2, इसकी वैल्यू भी 707 वी मैक्स होती है। तो ये थे हमारे 1 से लेके 15 क्वेश्चन पिछले साल जो 28 मार्च में एग्जाम आता है उसकी फर्स्ट शिफ्ट के। तो हम एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमने करे आज। तो पहला क्वेश्चन था कि पर्टिकुलर करंट पे कौन सा डायोड वोल्टेज रेगुलेट करता है, वो हमारा जेनर डायोड होता है। ठीक है, हाई डोपिंग सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, जो करंट को फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों डायरेक्शन में अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर्स में यूज होता है। ये इसका सिंबल है, ये हमारा एनोड, ये कैथोड थी। ठीक है, और अदर ऑप्शंस जो थे कॉस्मोस, सीमोस, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये हमारा आईसी या माइक्रोप्रोसेसर चिप्स में बनाने के लिए यूज होता है। एलईडी का ये जो सिंबल ये है, ये हमारी लाइट्स एमिट होती हैं। तो ये एक ईजी वे है याद करने का। ये शॉर्ट की का डायग्राम है। सेकंड जो इसका जो आंसर था वो क्वेश्चंस में ही था। ठीक है, थर्ड हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर फोर्स की डायरेक्शन कौन से रूल से हम पता कर सकते हैं, तो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली हमारे आरसीसीबी की फुल फॉर्म पूछी थी, जो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। ये एक करंट सेंसिंग डिवाइस होती है। ठीक है, उसका जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमारा पूछा था कि डीमेरिट क्या होती है कंसेंट्रिक वाइंडिंग में, या फिर कंसेंट्रिक वाइंडिंग में क्या दोष होता है। तो हमारे लिए स्किल जो लेबर होती है वो हमें ज़रूरत पड़ती है, तो एक डीमेरिट टाइप है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन था कि जो फ्लड का जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, उससे हम सेफली कैसे बचाएं अपने रिजर्व उन्हें डैम्स को। ठीक है, तो हमारा जो स्लिप वे होता है, स्लिप वे के थ्रू जो एक्सेस वाटर होता है या फिर जो फ्लड के थ्रू आया या रेन के थ्रू रिजर्वायर में जो एक्स्ट्रा जमा हो गया है, उसको हम स्लिप वे के थ्रू बाहर पावर प्लांट से हम निकलवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर में सिलिका जेल का क्या कार्य होता है, ये क्वेश्चन था हमारा सातवां। तो बेसिकली जो हवा में ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारा जो इसका कलर होता है वो पिंकिश हो जाता है। ठीक है, उसका जो 8th क्वेश्चन था, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है। ऑटो का मतलब यहाँ पे एक सिंगल कॉइल से होता है और इसलिए इसमें सिंगल कॉइल होती है। इसमें सीटी क्या होता है, ये किसी दूसरे सर्किट में करंट को मेजर करता है। इसी प्रकार एक पीटी होता है, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वो हमारा वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, फिर हमारा जो 9th क्वेश्चन था वो ये था कि जो ईएमएफ होता है स्वयं को उत्पन्न करने वाले बल का प्रतिरोध बल स्थापित करता है। ये किस रूल के अकॉर्डिंग है, ये किसकी परिभाषा है। तो ये बेसिकली हमारी लेंस लॉ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, नेगेटिव हमारा लेंस लॉ को शो करता है। फिर 10th क्वेश्चन था कि डीसी जनरेटर में कौन सा पार्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो हमारा योग। तो जो 11th क्वेश्चन था वो ये था कि कौन से पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। पहला ऑप्शन हमारा कार्बन, टिन, पीतल, तांबा। तो इसमें से जो कार्बन है वो नॉन मेटल है। जो कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल बना रखी है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, या फिर टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 11th क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किस टेस्ट के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं, आयरन लॉस हो या कॉपर लॉस। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन था वो हमारा था इंड्यूस ईएमएफ किसी मूवमेंट के कारण हो रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे। तो बेसिकली गतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बोलेंगे या फिर डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। 4th हमारा क्वेश्चन है हमारा जो अर्थ रेजिस्टिविटी है किससे अफेक्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन में हमारे सॉइल रेजिस्टिविटी, डिजॉल्व सॉल्ट, लाइटनिंग अरेस्टर, मॉइस्चर। लाइटनिंग अरेस्टर के
से उसका कोई डिपेंडेंस नहीं होती है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती। बेसिकली हमारा सॉइल रेसिस्टिविटी और सॉल्ट एंड मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन था बेसिक, बहुत इजी, आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी थी हमारी, आई आर एम एस फाइंड करना था, ठीक है। तो आई आर एम एस हमारा था आई मैक्स अपॉन √2 या वी आर एम एस था वी मैक्स अपॉन √2। इसकी वैल्यू 0.707 आई मैक्स, इसकी वैल्यू 0.707 वी मैक्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी मैं क्वेश्चंस अगली वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।